तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम और जेएआईबी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, ताकि आपको उस परीक्षा में सफलता मिल पाए। तो शैलेश कुमार जी आप सभी को नमस्कार कर रहे हैं। और पीछे ये शानदार नज़ारा देखिए हैं, कितनी अच्छी सड़क है। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे रास्तों में से जो है वो अपने ऑफिस जाते होंगे और बैंकिंग की सेवाएं जो हैं आप विस्तारित कर रहे होंगे, क्योंकि जो एक इमरजेंस हो गया है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का जो प्रादुर्भाव हुआ है बैंकिंग इंडस्ट्री में और एक क्रांति आई है, डिजिटल क्रांति। वो कैसे कैसे स्टेप पे डिजिटल क्रांति आई है, कहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सफरनामा जो है आज के सेशन में हम जानेंगे। और आज के सेशन में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो आपके डिजिटल बैंकिंग मोड्स हैं, जिसको अल्टरनेटिव डिजिटल जो चैनल्स कहते हैं, उनसे जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। और ये जो सेशन है ये आने वाले प्रमोशन एग्जाम और जेईआईबी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल अवश्य आपके जो एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इन इंडिया कैसे हुआ। जितेंद्र कुमार जी नमस्ते कर रहे हैं भाई आप, मुकेश कुमार जी सभी को नमस्कार, सभी की ओर से सभी को नमस्ते कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में। और जहां इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की बात करें तो मैं ऑटोमेशन की तरफ जाने के लिए जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको जो है कम करने के लिए और ऑटोमेशन की तरफ जाने के लिए, ताकि कस्टमर को एक एफोर्डेबल और 24/7 और हार्ड वर्क कम हो, स्मार्ट वर्क ज़्यादा हो और बैंकिंग फैसिलिटी जो है चारों रूप से हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सिर्फ बैंकिंग की बात हो और सभी साथियों की सुविधाएं उनके साथ हों, इसको देखते हुए जो है ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है ये इसके जो टूल्स हैं रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस कराए हैं और बैंकिंग सिस्टम में ये आए हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की, तो पहली चीज जो आपकी आती है वो है MICR। तो MICR से जुड़े हुए आज से 2 साल पहले अगर बात करें तो हर प्रमोशन एग्जाम में इससे जुड़े हुए सवाल आते थे। अभी थोड़े इससे जुड़े हुए सवाल कम आते हैं, लेकिन इसमें हमको जानने की जरूरत है। अगर इससे जुड़े कोई सवाल आए तो आप उसको कर पाए, क्योंकि 1900 जो 73 के बाद से जो क्रांति आई है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में, तो 95-96 में ये MICR का इंट्रोडक्शन हुआ है। और MICR में जो पूछता है, एक तो सबसे ज्यादा पूछ रहा था मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब MICR का फुल फॉर्म। तो MICR का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। और ये MICR ये क्या है, इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू वेरीफाई द लेजिटमेसी और ओरिजिनलिटी ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट। जो पेपर डॉक्यूमेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैसे वेरीफाई कर पाए। मान लीजिए कोई चेक प्रेजेंट हुआ, कोई अनुदेश प्रेजेंट हुआ आपके पास, और उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको कैसे वेरीफाई किया जाए। स्पेशली जो चेक्स हैं या वहाँ पर जो चेक के चीज़ें स्कैन करते हुए उसको MICR कोड को पढ़ लेगा, उसका ब्रांच सेग्रीगेट कर लेगा, कौन से बैंक सेग्रीगेट कर लेगा, ये तमाम जो टेक्नोलॉजी है वो MICR कोड में है। तो MICR कोड का फुल फॉर्म क्या है, अब ये इस पीछे चेक देख रहे होंगे, चेक में पहला जो ये डिजिट होता है वो चेक नंबर होता है, बीच वाला जो नंबर होता है MICR कोड होता है जो 9 डिजिट का नंबर होता है, और आखिरी वाला जो होता है ये आपका ट्रांजेक्शन कोड होता है, जो 3-1 दिख रहा है वो ट्रांजेक्शन कोड होता है। और जो ऊपर जो दिख रहा है एरो मार्क वो IFSC कोड होता है। आगे डिटेल में भी जानेंगे कि ये 9 नंबर का डिजिट का वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो अभी इस स्क्रीन के माध्यम से आप ये जानिए, MICR में अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो फुल फॉर्म हो गया मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन।
और ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक कोड के माध्यम से आपके जो पेपर डॉक्यूमेंट है उस पेपर डॉक्यूमेंट को इजियर बना दिया जाता है, ताकि उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेरीफाई कर पाए, उसकी सत्यता, उसकी मूलता को सेग्रीगेट कर पाए, वर्गीकृत कर पाए और उसका भुगतान कर पाए, और जो ग्राहक ये अनुदेश दिया है उस अनुदेश को सही तरीके से ऑर्डर को उसको अनुपालन हो सके, इसके लिए एमआईसीआर का इंट्रोडक्शन किया गया था। तो अब ये एमआईसीआर जो कोड है, एमआईसीआर कोड है, ये कौन कितना डिजिट का होता है, ये ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। 9 डिजिट का एमआईसीआर कोड होता है, 9 डिजिट का। और बैंक्स आर असाइंड एमआईसीआर कोड टू आइडेंटिफाई द बैंक्स एंड ब्रांच दैट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो जो भी बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट होते हैं उनको एमआईसीआर कोड लेना होता है। और जो पेपर डॉक्यूमेंट हैं वो पेपर डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक तौर से सेग्रीगेट करने के लिए, उन्हें उसकी मूलता को पहचानने के लिए और उसको जो है अनुदेश का अनुपालन करने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एमआईसीआर कोड जो है ये आरबीआई द्वारा अलॉट किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा अलॉट किया जाता है। अब यहाँ पर एक चेक दिख रहा है, देखिए आपके पास एक चेक दिख रहा है। अब इस चेक में पहला जो नंबर है, यहाँ नीचे तरफ देखिए, पहला जो नंबर है ये चेक का फॉर्मेट है। इसको चेक में समझने के लिए भी आपको सुविधा होगा। वैसे ये समझने तो आप तो डेली इससे रूबरू होते हैं, एक दिन में 300-400 चेक तो अतुल प्रताप जी के पास आ ही जाता होगा, है ना। ये लोग एकदम बैठे हैं सर, साइन कर देते हैं अभी तो। और अब तो चेक देखते ही सिग्नेचर, सर हम तो स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। कस्टमर जो रेगुलर तरीके से आते हैं उनका जो, हमारे पास भी एक स्कैनर है, हमारा मन मस्तिष्क भी एक स्कैनर है, जो बार बार जो चेक्स हमारे सामने आते हैं उसके साइंस भी आपको याद हो जाते हैं। तो आप उसको जो है F10 करके उसका सिग्नेचर देखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि ये जो पहला नंबर है 6 डिजिट का, ये चेक नंबर होता है, चेक नंबर होता है। और जो उसके बाद सेकंड डिजिट है जो 9 नंबर का, वो होता है एमआईसीआर कोड बोलते हैं। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक जो करेक्टर रिकॉग्निशन, ये एमआईसीआर कोड बोलते हैं। तो ये 9 डिजिट का होता है। और उसके बाद वाला जो होता है अकाउंट आईडी विद आरबीआई होता है, ये आरबीआई के साथ उसका अकाउंट आईडी होता है। और आखिरी वाला जो होता है ट्रांजेक्शन कोड होता है। यहाँ पर 31 जो है सेविंग का मल्टीपल सिटी चेक होता है तो 31 होता है। ये आपका ट्रांजेक्शन कोड भी काफी पूछा जाता है। वैसे ट्रांजेक्शन कोड डिमांड ड्राफ्ट का पूछा जाता है, कोई साथी यहाँ पर जानता होगा तो चैट बॉक्स में लिख लीजिए। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ट्रांजेक्शन कोड है डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट का ट्रांजेक्शन कोड क्या है, अगर कोई साथी जरा यहाँ पर चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो बड़ा मेहरबानी होगी और साथियों को भी पता चल जाएगा। क्योंकि ज्यादातर पॉपुलर कैटेगरी में अगर ट्रांजेक्शन कोड, जैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन कोड 31 है, ये सेविंग का है और मल्टीप्लिसिटी चेक का है। हमारे प्रदीप चौधरी जी ने लिखा यहाँ पर कि 16 है, 16 जो है वो डिमांड ड्राफ्ट का है। और ये जो 12 लिख रहे हैं ये 12 बैंकर चेक्स का है। तो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट का जो ट्रांजेक्शन कोड है वो कितना है, 16 है। तो यहाँ एमआईसीआर कोड जो है ये 9 डिजिट का होता है। और ये एमआईसीआर कोड जो 9 डिजिट का होता है उसके भी कुछ मायने होते हैं। 9 डिजिट का एमआईसीआर कोड होता है। यहाँ पर जो एमआईसीआर कोड 9 डिजिट का दिया गया है, पहला जो 3 डिजिट होता है, फर्स्ट 3 डिजिट जो होते हैं वो आपके सिटी को दर्शाते हैं। सपोज आपके सिटी का पिन कोड 49462 से स्टार्ट होता है, तो आपके एमआईसीआर कोड में देखिएगा पहला 3 डिजिट आपका सिटी कोड होगा। और जो सेकंड 3 डिजिट है, मिडिल ऑर्डर में जो 3 डिजिट है वो बैंक का कोड दिखाता है। बैंक का कोड मतलब बीएसआर कोड। हर बैंक का एक बीएसआर कोड होता है। जैसे आप अलग अलग बैंक का देखेंगे, अगर स्टेट बैंक का अलग होगा, सेंट्रल बैंक का अलग होगा, तो सेंट्रल बैंक का 028 है, आपके बैंक का अलग होगा। तो ये बीएसआर कोड जो 3 डिजिट है बैंक का कोड होगा। और जो आखिरी फाइनल 3 डिजिट हैं वो ब्रांच कोड रिप्रेजेंट करेगा, वो ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बाइफर्केशन है एमआईसीआर कोड का। पहला 3 डिजिट आपके सिटी कोड, दूसरा 3 डिजिट आपके बैंक का कोड और तीसरा 3 डिजिट आपके ब्रांच का कोड। तो ये एमआईसीआर जो है आपका, यहाँ पर आप इतने सवाल जो है एमआईसीआर से जुड़े हुए जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है आईएफएससी कोड। तो जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में एमआईसीआर जब आया तो वो क्रांति की शुरुआत तो कर दी, लेकिन उसके बाद जो बड़ी क्रांति लेकर आए वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के नाम से एक आरबीआई ने जो एक स्पेशल पेमेंट अरेंजमेंट किया, जिसके माध्यम से
द्रुत गति से, मैं तो कहूंगा तत्काल, एक खाते से दूसरे खाते, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की जो सुविधा है, मतलब जो आपका अमाउंट है उसको बहुत ही क्विकली तरीके से ट्रांसफर करने की जो सुविधा के लिए एक नए कोड की जो उन्होंने उसकी शुरुआत की, उसको बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल कोड। और ये इंडियन फाइनेंशियल कोड जो होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जिसको आईएफएससी कोड कहते हैं, ये 11 डिजिट का होता है। पिछले भी साल देखे होंगे आईएफएससी कोड का, उसने पूछा था कितने डिजिट होते हैं अल्फा न्यूमेरिकल कोड, तो वो 11 डिजिट के होते हैं। सो द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज एन 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड that uniquely identifies all banks and their respective branch participating in the online fund transfer process। तो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर प्रोसेस में एक ऐसा कोड इस्तेमाल किया जाता है जो यूनिक होता है, और वो रिप्रेजेंट करता है आपके बैंक को, आपके ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है आरबीआई के साथ। तो वो जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है उसको बोलते हैं आईएफएससी कोड। और आईएफएससी कोड जो होता है प्रत्येक बैंक के प्रत्येक शाखा को अलॉट किया जाता है आरबीआई के माध्यम से, ताकि वो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा सभी ग्राहकों तक विस्तारित कर पाए। सो द आईएफएससी कोड इज असाइंड टू ईच बैंक ब्रांच बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मॉनिटर द ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी। तो जब भी एक ब्रांच को आईएफएससी कोड जारी किया जाता है, तो वो ब्रांच का जो आप देखे होंगे आईएफएससी कोड आपके ब्रांच का, तो स्पेसिफिक ब्रांच को, आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच को जो है ये आइडेंटिफाई करता है और यूनिक होता है, ताकि आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करेंगे तो सटीक जगह में वो क्रेडिट हो पाए। हालांकि आजकल देखे होंगे आईएफएससी कोड अगर किसी भी बैंक का जो आप आईएफएससी कोड डालेंगे तो उसके बैंक के साथ जो अकाउंट लिंक होगा वो चले जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच का अलग अलग आईएफएससी कोड अलॉट किया गया है। लेकिन चूंकि सीबीएस प्लेटफॉर्म में आने की वजह से अब मान लीजिए आपके अभिषेक गौतम जी का ब्रांच है, मान लीजिए कोई सा भोपाल ब्रांच है, तो उसमें कोई ग्राहक है तो वो भोपाल ब्रांच का ग्राहक नहीं हुआ, वो तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं का भी ग्राहक हो गया। इसलिए वो आईएफएससी कोड जो है किसी भी शाखा में करेगा तो वहां पर पेमेंट चला जाता है। अब ये आईएफएससी कोड जो है 11 डिजिट का होता है, और ये आईएफएससी कोड का जो बाइफरकेशन होता है वो देखिए किस तरह से होता है। आईएफएससी कोड में ये जो 11 डिजिट होते हैं, वो 11 डिजिट में शुरू के जो आपके स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट होते हैं, स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट होते हैं वो बैंक को दिखाते हैं। सपोज आपका ये देखिए एचडीएफसी है तो एचडीएफसी 4 जो डिजिट है वो बैंक को दिखाता है। अगर एसबीआई है तो एसबीआई एन, अगर सीबीआई है तो सीबीआई एन, यूबीआई है तो यूबीआई एन। तो ये जो शुरू के जो 4 डिजिट हैं वो बैंक को दिखाएंगे। और उसके बाद जो पांचवा नंबर है वो 0 होता है, और फ्यूचर यूज पर्पस के लिए रखा गया है जो 0 है, रिजर्व रखा गया है, सभी में 0 होता है। और जो आखिरी के जो नंबर होते हैं, वो आखिरी के नंबर जो होते हैं आपके बैंक के बीएसआर कोड के साथ ब्रांच कोड होते हैं। तो आखिरी के जो 3 3 6 नंबर होते हैं, जो पहले 2 नंबर होते हैं वो बीएसआर कोड के होते हैं, और आखिरी 4 नंबर जो होते हैं वो आपके ब्रांच कोड होते हैं। सो ये आईएफएससी कोड है। आईएफएससी कोड का इस्तेमाल ऑनलाइन फंड ट्रांसफर में आरटीजीएस एनईएफटी में किया जाता है। और आरटीजीएस एनईएफटी में जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यूज किया जाता है उसके 11 डिजिट होते हैं। शुरू के जो 4 डिजिट होते हैं बैंक को दर्शाते हैं, उसके बाद 5वां डिजिट 0 होता है, और उसके बाद जो डिजिट होते हैं पहले 2 बीएसआर कोड और आखिरी जो है ब्रांच कोड को दिखाता है। ये जो बीएसआर कोड कह रहा हूँ ये बैंक का कोड होता है, और ये जो आखिरी के 4 डिजिट होते हैं वो बैंक ब्रांच का कोड होता है। तो पहला बैंक का नाम, पहले 4 डिजिट बैंक का नाम, 5वां 0 रिजर्व फ्यूचर यूज के लिए, फिर उसके बाद अगले 2 होते हैं वो बैंक का कोड होता है, और अगले 4 जो होते हैं वो ब्रांच का कोड होता है। तो ये हुई ना बात, है ना। चलिए अब बात करते हैं ईएफटी। ये ईएफटी का जो है 1997 में इसका लॉन्च हुआ, जिसको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं। तो ईएफटी का फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर का जो लॉन्च किया गया वो 1997 में, और ये लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा। इसका ऑपरेटर आरबीआई है। तो आप देखिएगा, इसको ध्यान रखना होगा। अभी हमने पिछले सेशन में एक सवाल पूछा था कि
जो आपका आधार इनेबल जो है उसका ऑपरेटर कौन है, तो उसका ऑपरेटर था एनपीसीआई। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जितने भी मोड हैं उनमें आपको ऑपरेटर याद रखना पड़ेगा। और ये जरा ऑपरेटर हमको याद नहीं रहता, क्योंकि जब बैंक में हम काम करते हैं तो ऑपरेटर कहीं दिखता नहीं है। सपोज आरटीजीएस एनईएफटी कर रहे हैं तो वो आरबीआई ऑपरेट करता है, उसको आरबीआई देखता है, तो उसका ऑपरेटर आरबीआई है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का ऑपरेटर आरबीआई है। और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का जो मतलब था, वन टू वन फंड ट्रांसफर फैसिलिटी, मतलब हमारे अभिषेक गौतम जी हैं जो हमारे रतनलाल प्रजापति जी को पैसा भेज रहे हैं, वन टू वन ऑनलाइन जो फंड ट्रांसफर फैसिलिटी है उसको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहलाएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है ये उतना सक्सेस नहीं हो पाया। इसी ने फिर इसको जो नया रूप ले लिया उसको बोलते हैं एनईएफटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वन टू वन फंड ट्रांसफर फैसिलिटी जो है ये लॉन्च किया गया था 1997 में। याद रखिए 1997 में लॉन्च किया गया था। मतलब इसमें क्या होता था, एक अकाउंट को डेबिट एक अकाउंट को क्रेडिट, वन टू वन फंड ट्रांसफर होता था। लेकिन ये सिस्टम जो है बाद में रिप्लेस किया गया एनईएफटी। किस में रिप्लेस किया गया, एनईएफटी। इसके 8 साल बाद एनईएफटी लॉन्च हुआ, 2005 में एनईएफटी लॉन्च हुआ था, जिसमें, अच्छा मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है ऐसा कह रहे हैं, है ना? केपी सिंह जी कह रहे हैं आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है। मुझे लगता है अभिषेक जी बताएंगे मेरी आवाज शानदार तरीके से पहुंच रही है, या तो चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके है बोल रहे हैं मुकेश जी, देखिए, है ना? अब मुकेश जी ने बता दिया ओके है, क्लियर है बता दिए शैलेश जी ने। अब बताइए, देखिए वोटिंग हो गया है ना, जिस संसद में बैठे रहते ना, चले वोटिंग दबाइए, है ना? मेरी आवाज आ रही है तो जितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है बोलिए हाँ, और मेरी आवाज नहीं आ रही है कितने लोग को बोलिए ना। तो हाँ सभी बोल रहे हैं, ज्यादातर लोग हाँ बोल रहे हैं, तो सदन बहुमत पे है, सदन ये पारित हो गया, मेरी आवाज पहुंच रही है, ठीक है। जी चलिए, सर। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसमें लॉन्च किया गया था 1997 में, जिसका ऑपरेटर आरबीआई, और इसमें वन टू वन फंड ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन इस सिस्टम को बाद में रिप्लेस कर दिया गया एनईएफटी के द्वारा। अब अगला आते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज आया, फिर आया आरटीजीएस। क्या आया, आरटीजीएस। और ये आरटीजीएस जो लॉन्च हुआ 2004 में, कमाल कर दिया भाई, है ना? ये जरा एकदम जो इंडियन इकोनॉमी में बिजनेस में ट्रस्ट लेवल को एकदम बढ़ा दिया और व्यापार को एकदम जबरदस्त कर दिया। क्योंकि पहले क्या होता था कि या तो व्यापारी के पास चेक जाता था और वो चेक भुगतान होता था, फिर जाके वो माल पहुंचाता था। लेकिन उसी चीज को सरल करने के लिए आरटीजीएस की शुरुआत की गई, लॉन्च डेट 2004, 2004 में इसकी शुरुआत की गई, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म है। और ये लगातार 2004 में जब लॉन्च हुआ उसके बाद से लेके 2020 तक ये एग्जाम की सुर्खियों में रहता था। जब भी एग्जाम होते थे आरटीजीएस के बारे में जरूर सवाल पूछा जाता था, इसके फुल फॉर्म के बारे में, इसके मिनिमम मैक्सिमम के बारे में, इसके चार्जेस के बारे में, इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में। अभी थोड़े इसके बारे में सवाल पूछना कम हुआ है, लेकिन फिर भी जानकारी हमको होना बहुत जरूरी है। तो 2004 में आरटीजीएस की शुरुआत की गई, और ये आरटीजीएस की शुरुआत, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम सेटलमेंट। रियल टाइम सेटलमेंट मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, इसको बोलते हैं रियल टाइम सेटलमेंट। हम्म, तो हम्म, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम मतलब सेम टाइम, है ना? सेम टाइम डेबिट क्रेडिट होगा। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब वन बाई वन, मतलब एक एंट्री को फॉलो करेगा दूसरा एंट्री, इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। तो आरटीजीएस लॉन्च्ड ऑन 2004। ऑपरेटर इसका आरबीआई है। अभी जो है पिछली बार जेआईबी में पूछा गया था आरटीजीएस, उसमें ऐसा पूछा गया था कि इसमें जो है ऑपरेटर आरबीआई निम्न में से किस में नहीं है, और उसमें एक यूपीआई करके था। तो यूपीआई में आपको जो है जो और उसका ऑपरेटर एनपीसीआई होता है, तो उसको टिक करना था। तो आरटीजीएस का जो ऑपरेटर है वो आरबीआई है। और आरटीजीएस किस लिए शुरुआत की गई थी, ताकि इंडिविजुअली रियल टाइम फंड जो है ऑनलाइन ट्रांसफर में सेटल हो। मतलब एक अकाउंट डेबिट हुआ, अभिषेक जी का अकाउंट डेबिट हुआ, तो केपी सिंह साहब का अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए, इसको बोलते हैं रियल टाइम सेटलमेंट। सो सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर ऑकर्स इंडिविजुअली ऑन रियल टाइम बेसिस। सपोज आपने आरटीजीएस दिया अभिषेक जी के काउंटर पे, सर 4 लाख का आरटीजीएस कर दीजिए, तो उन्होंने क्यू जनरेट किया,
और ऑफिसर ने एथराइज किया, तो जैसे उनका अकाउंट डेबिट हुआ वैसे ही सामने वाले का अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं रियल टाइम। सो सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर ऑकर्स इंडिविजुअली ऑन रियल टाइम बेसिस। इसका एक कंडीशन ये है कि इसमें मिनिमम 2 लाख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम अमाउंट शुड बी 2 lakhs और मैक्सिमम नो अपर लिमिट। तो ये आपको ज्यादातर याद रखना होता है कि मिनिमम अमाउंट 2 lakhs, मैक्सिमम अमाउंट नो अपर लिमिट। और ये फैसिलिटी जो है 24/7/365 डेज जो है ये मिलता है। मतलब पूरा टाइम ये आरटीजीएस फैसिलिटी ऑन हो गया। पहले नहीं होता था, पहले 7 बजे तक होता था, लेकिन अब फैसिलिटी 24/7/365 डेज है। कब से? 14 दिसंबर 2020 से। तो 14 दिसंबर 2020 से ये आरटीजीएस फैसिलिटी जो है 24/7 कर दिया गया है। तो ये हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में। अब बात करते हैं एनईएफटी। एनईएफटी जो है, जो पहले हमने बताया था, जब आपका 1997 में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का की शुरुआत हुई थी, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या होता था कि 1-to-1 फंड ट्रांसफर फैसिलिटी था। उसमें भी आईएफएससी कोड इस्तेमाल होते थे, लेकिन वो जो फैसिलिटी है वो उसको सुधार करके उसको एनईएफटी कर दिया गया। और एनईएफटी को लॉन्च किया गया नवंबर 2005 में। तो एनईएफटी लॉन्च ऑन नवंबर 2005। इसका ऑपरेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आपको ऑपरेटर याद रखने हैं। तो अभी जैसे ईएफटी का ऑपरेटर हमने देखा था, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का आरबीआई। आरटीजीएस का ऑपरेटर देखा था आरबीआई। तो एनईएफटी का ऑपरेटर भी आरबीआई ही है। सो इस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होता है वो 1-to-1 फंड ट्रांसफर विथ नेट बैच सेटलमेंट। पहले जो ईएफटी था वो बैच सेटलमेंट नहीं था, वो 1-to-1 फंड ट्रांसफर फैसिलिटी था, जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता था और वो स्लो होता था। अब क्या किया उन्होंने? बैच बनाया। बैच बैच बनाया मतलब आधा आधा घंटा का बैच बनाया। आधे घंटे में जितने भी सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट आए हैं उनको बैच बना के प्रोसेस किया जाता है। सो 1-to-1 फंड ट्रांसफर होंगे। मान लीजिए अभिषेक गौतम जी किसी को पैसा भेजेंगे, अनिल पाठक जी को, तो 1-to-1 बैच बनेगा, 1-to-1 ट्रांसफर होगा, लेकिन वो बैच सिस्टम से होगा। बैच सिस्टम मतलब 6 बजे अगर किसी ने रिक्वेस्ट आया तो 6 से 6:30 बजे तक जितने भी रिक्वेस्ट आए उनका सेटलमेंट जो है वो आधे घंटे में एक सेटलमेंट होगा। सो 1-to-1 फंड ट्रांसफर विथ नेट बेस्ड सेटलमेंट हाफ आवरली सेटलमेंट होगा। हर आधे घंटे में सेटलमेंट होगा। नो मिनिमम नो मैक्सिमम। कोई मिनिमम नहीं, कोई मैक्सिमम नहीं, कोई अपर लिमिट नहीं। 1 रुपए के लिए आता है एनईएफटी करने, हो जाएगा। 10 लाख के लिए एनईएफटी करने आता है, हो जाएगा। और अब वो जैसे एक कस्टमर है ना, एक दिन ब्रांच में आ गया, सब एनईएफटी करना। तो हमारे काउंटर में जो क्लर्क हैं, क्लर्क महोदय ने कहा कि भाई सर एनईएफटी क्यों, आरटीजीएस कर देते हैं। ना 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 ना, मेरे मालिक ने कहा एनईएफटी तो एनईएफटी होना चाहिए। अब लियो भैया, वो मेरे पास आया, बोले सर वो तो भड़क जा रहा है, बोले सर मैं बोल रहा हूँ जल्दी कर दूंगा आरटीजीएस, तो बोले गुस्सा कर रहा है। तो हमने कहा, तो वो बोलने लगा कि सर वो कैसे करें। मैंने कहा भाई जैसा बोल रहा है वैसा कर दो, है ना, है ना साहब? ठीक है अभिषेक जी, सही है। वो एनईएफटी करने के लिए बोल रहा है, एनईएफटी कर दो। अब वो नहीं तो घर नहीं जाएगा, यहीं बैठा रहेगा, क्योंकि आपने आरटीजीएस कर दिया, फिर बोलेगा कि मेरा पैसा कहीं चला गया। सो एनईएफटी जो है 10 लाख का हो तो भी हो जाएगा, 50 लाख का तो भी हो जाएगा, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। उसको एनईएफटी कर दिए, वो खुशी खुशी उसमें देखा एनईएफटी का नंबर है, क्योंकि उसमें वो कोड देखता है, एनएचआर कुछ पे लिखा रहता है ना, तो उसको देख के चला जाता है। ये जो एनईएफटी फैसिलिटी है पहले बेसिस में होता था, इसका कुछ टाइम शेड्यूल था, लेकिन अभी इसको 24/7 कर दिया गया 16 दिसंबर 2019। अब देखिए रात दिन काम होता है, जैसे आप लोग काम करते हो ना रात दिन, वैसे सिस्टम भी रात दिन काम करते हैं 24/7। और फिर हमारे संतोष जी बोलते हैं सर छुट्टी नहीं मिलता। छुट्टी काहे मिलेगा भाई, देखो रात दिन ये एनईएफटी सेटलमेंट है। कायदे से अभी तो 5 डे वर्किंग हो ही जाना चाहिए। कारण क्या है? ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमारे सभी साथी बैंक न जा, बैंक जाना ही पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड आ गए हैं कि बिना बैंक जाए भी सारा काम होगा। इसीलिए बहुत जल्द देख लीजिएगा आने वाले समय में, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट 5 डे वर्किंग हो गए हैं। अब आप लोग का भी ज़्यादा दिन नहीं है, आपका भी 5 डे वर्किंग हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा।
मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बैंकिंग जो है इतना डिजिटल रूप से यहाँ पर क्रांति आ गई है, जिसमें आज हर एक काउंटर पे बैंकिंग हो रहा है। आप कहीं भी मार्केट जा रहे हैं सब जगह बैंकिंग हो रहा है ना। तो 24/7/365 डेज 16 दिसंबर 2019 से ये एनईएफटी जो है आपका 24/7 कर दिया गया। अब बात करते हैं इनमें कुछ छोटे बहुत डिफरेंस के, जो डिफरेंसेस हैं एनईएफटी और आरटीजीएस में। तो एनईएफटी और आरटीजीएस में वैसे तो दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, दोनों ही 1-to-1 ट्रांसफर फैसिलिटी है। बस इसमें यह है कि एनईएफटी में बैच सेटलमेंट होता है, आरटीजीएस में क्या होता है, वो 1/1 एंट्री फॉलो करता है। एनईएफटी में 1/1 एंट्री फॉलो नहीं करता। एनईएफटी में वो इकट्ठे बैच बनता है। जैसे ये आधा घंटे का बैच होता है, आधे घंटे के बैच के बाद सेटलमेंट के लिए जाता है, प्रोसेस होता है। लेकिन आरटीजीएस में अगर एक एंट्री इनिशिएट हुआ तो उसको एंड तक पहुंचाने का काम होगा। सो एनईएफटी में बेसिक मिनिमम अमाउंट 1 रुपीस है, और आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट 2 लाख है। अगर कोई 2 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट लेके आता है तो आरटीजीएस होगा, 2 लाख से कम आता है तो एनईएफटी होगा। एनईएफटी सेटलमेंट जो होगा वो बैचेस के माध्यम से होते हैं 30 मिनट में, और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसको आरटीजीएस बोलते हैं वो इमीडिएट सेटलमेंट होगा। एक एंट्री आया तो, है ना, ये ऐसा नहीं है। जैसे एक बार ऐसे पढ़ा रहा था तो उन्होंने बोला कि बैचेस में होगा, तो एक काउंटर क्लर्क ने क्या किया, अच्छा सर बैचेस में करेंगे सर, इकट्ठा हो जाने दीजिए, पूरा इकट्ठा हो जाने दीजिए। ऐसा नहीं, जैसे ही आपके पास आया आप कर दीजिए, आप एनईएफटी कर देंगे लेकिन वो बैच में इकट्ठा होगा, है ना, सर्वर पे जाके इकट्ठा होगा। तो 30 मिनट के बाद वो प्रोसेस होगा, और आरटीजीएस में इमीडिएट सेटलमेंट होगा। एनईएफटी में क्या होता है कि वॉक इन कस्टमर परमिटेड होते हैं 50,000 से कम के लिए, लेकिन आरटीजीएस के लिए बैंक अकाउंट मैंडेटरी है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा है। तो अगर कोई 49,999 से नीचे आता है तो वो एनईएफटी करते हैं। वैसे कई बैंकों के अलग अलग गाइडलाइंस हैं और मैनुअल्स जो होते हैं, ऑपरेशन मैनुअल्स होते हैं, उसमें परमिशन है तो आप करिए, परमिशन नहीं है तो नहीं करिए। चलिए, क्योंकि कैश जमा, कैश विड्रॉल के लिए बैंकों की भी एक पॉलिसी है ना, कि मैनुअल ऑफ ऑपरेशन में आपको क्या क्या अनुमति दी है। किसी बैंक में थर्ड पार्टी पेमेंट की अनुमति नहीं होती है, किसी बैंक अदर ब्रांच में जाके कैश विड्रॉल के लिए कुछ लिमिटेशन है, लेकिन आप अपने अपने बैंक की पॉलिसी को रिफर किया जाता है। लेकिन एनईएफटी के लिए नॉर्मली वॉक इन कस्टमर है तो 50,000 से कम का है तो उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, एनईएफटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं एनईसीएस, नेशनल क्लियरिंग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो एनईसीएस जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये 2008 में लॉन्च किया गया नेशनल क्लियरिंग सिस्टम का, और इसका ऑपरेटर जो है आरबीआई है। और ये जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो है, जिसको ईसीएस भी बोलते हैं, ईसीएस क्रेडिट, इसका इस्तेमाल किया गया कि अगर एक अकाउंट डेबिट हो और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो, एक अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, ये कैसे केस में होंगे, जैसे सब्सिडी है, आधार सब्सिडी है, गैस सब्सिडी है, ये सारी चीजें जो जमा होती हैं, एक अकाउंट डेबिट और बेनिफिशियरी अकाउंट क्रेडिट होता है, ऐसी जगह में यूज किया जाने लगा। इसको बोलते हैं नेशनल क्लियरिंग सिस्टम। और कई खाते हैं ऐसे, जैसे हम कोई मैंडेट लगाए हुए हैं, है ना, मैक्सिमम खाता डेबिट होगा और एक खाता क्रेडिट होगा। तो इसमें जो ईसीएस जो क्रेडिट और ईसीएस डेबिट, तो इसके लिए जो परिचालन किया गया उसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। इसका ऑपरेटर जो है वो आरबीआई है। मल्टीपल क्रेडिट शुड बेनिफिशियरी अकाउंट अगेंस्ट ए सिंगल डेबिट ऑफ अकाउंट। अगर मल्टीपल क्रेडिट्स है तो उसको ईसीएस क्रेडिट बोलते हैं, मल्टीपल डेबिट है तो उसको ईसीएस डेबिट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब एक जबरदस्त क्रांति लेके आया भैया ये साहब आए। कौन साहब आए? ये एनपीसीआई साहब आए। और अभी सब एनपीसीआई साहब आके ना एकदम सब कमाल कर दिए हैं ये, अब तो छाई गए हैं। ये आने के बाद रिजर्व बैंक जो है, जो ऑपरेटर है, वो बोला कि सभी काम यही करेगा, है ना।
तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको लॉन्च किया गया रिजर्व बैंक के द्वारा, है ना, रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका ऑपरेटर है रिजर्व बैंक। और ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज इनकॉर्पोरेटेड एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। और ये एनपीसीआई जैसे आया, एक जबरदस्त क्रांति आ गया समाज में भैया। जहां भी बिल पेमेंट करना है, जहां भी वस्तु का लेन देन करना है और वहां पर बिल पेमेंट करना है, वहां पर एनपीसीआई जो है वो जबरदस्त सेटलमेंट सिस्टम लेके आया है। और वो सेटलमेंट सिस्टम कौन कौन से आइए देखते हैं। तो अभी एनपीसीआई के बारे में इतना जानिए कि लॉन्च 2008 में आया। आरबीआई इसका ऑपरेटर है। और ये एक अम्ब्रेला है, मतलब एक ही छत पे सारा जो सेटलमेंट वाला काम करने वाला काम है। क्या लिखे हैं? द एनपीसीआई was incorporated as an umbrella organization for operating retail payment and settlement system। तो ये एक छाता है जिसके नीचे सभी सेटलमेंट हो जाएंगे, वो है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई के बाद जो 2008 के बाद ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आया 2009 में। ये पॉस सिस्टम के बारे में आया। यहाँ पर एक चीज लिखना छूट गया। पॉस सिस्टम जो है, पॉस पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल में जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज किए जाते हैं और इनमें जो बिल्स पेमेंट किए जाते हैं या शॉपिंग किए जाते हैं, इसकी शुरुआत जो है नवंबर 2009 में की गई। इसके ऑपरेटर बैंक्स हैं। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जो ऑपरेटर्स होते हैं बैंक होते हैं, उनके स्विच सिस्टम बैंक द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। इनमें बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं वो है, डेबिट कार्ड क्या है? बाय नाउ पे नाउ, अभी खरीदो अभी पे करो, उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। मतलब आपके खाते में पैसा है, अभी खरीदो अभी भुगतान करो, तो वो डेबिट कार्ड हो गया। और अभी खरीदो बाद में भुगतान करो, उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। बाय नाउ पे लेटर, इसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। सो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपके खाते में पैसा नहीं है, अगर आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी है तो बैंकें जो है आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, ताकि समाज में आपको सम्मानजनक तरीके से रहने के लिए, आजीविका करने के लिए आपको एक कैश लिमिट दी जाती है जिसमें आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लुभावने ऑफर भी दिए जाते हैं। और वो लुभावने ऑफर के लिए आप जो कैश रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, है ना, जो बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, लॉन्च में खाने की फैसिलिटी दी जाती है, रुकने की फैसिलिटी दी जाती है। तो क्रेडिट कार्ड बाय नाउ पे लेटर, डेबिट कार्ड बाय नाउ पे नाउ। चलिए अब बात करते हैं पीपीआई। पीपीआई ये जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया 2009 में। 2009 में प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया और इसके ऑपरेटर हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेटर हैं। और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो हैं, इनके ऑपरेटर वही जो ऑपरेटर हैं जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, वही उसमें ऑपरेट करते हैं। और ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कार्ड के माध्यम से हो सकते हैं, वॉलेट के माध्यम से हो सकते हैं, और इनका इस्तेमाल जो है परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में किया जाता है। सपोज आप किसी को प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, तो वो उसका इस्तेमाल जो है आप जानबूझ के उसमें प्रीपेड डाल के दिए हैं कि उसका इस्तेमाल जो है जहाँ के कहीं जाके खरीदी करेंगे और वहां पर गुड्स परचेस करेंगे या सर्विसेज परचेस करेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। सो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लॉन्च्ड ऑन 2009 और इसके ऑपरेटर हैं पीपीआई, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेटर हैं। अब बात करते हैं आईएमपीएस। आईएमपीएस जिसको इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं, ये सवाल आया था अभी पिछले में जेआईबी में, जो अगस्त 2021 में ये सवाल आया था, आईएमपीएस का ऑपरेटर कौन है। तो मैक्सिमम लोगों ने थोड़ा गलती कर दिया था, ये उन्होंने आरबीआई लिख दिया था, लेकिन आईएमपीएस का जो ऑपरेटर है एनपीसीआई है। सो इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है लॉन्च किया गया था 2010 में। आईएमपीएस जो है वो 1-to-1 पीयर टू पीयर फंड ट्रांसफर फैसिलिटी है, लेकिन इमीडिएट है। अभी मैं जो है आईएमपीएस करने के लिए बोलूंगा तो जितनी देर में आपका अकाउंट क्रेडिट होगा उतनी देर में वो जो है सामने वाले जो बेनिफिशियरी है उसका अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट सेम टाइम, जैसे आरटीजीएस में होता है। लेकिन आरटीजीएस 2 लाख पर होता था, लेकिन ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है वो छोटे अमाउंट का भी हो जाता है, जिसको आईएमपीएस कहते हैं। सो आईएमपीएस आया नवंबर 2010 में। इसका ऑपरेटर है एनपीसीआई। राउंड द क्लॉक पीयर टू पीयर फंड ट्रांसफर फैसिलिटी विद इमीडिएट मनी ट्रांसफर।
थ्रू मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम, एसएमएस, ब्रांच, यूएसएसडी। तो आईएमपीएस की फैसिलिटी को इस तरह विस्तारित किया गया है, कोई ब्रांच में जाके आईएमपीएस कर सकता है, कोई मोबाइल से कर सकता है, कोई इंटरनेट से कर सकता है, कोई एटीएम से कर सकता है, कोई एसएमएस से, यहाँ तक कि 5,000 तक के ऐसे फैसिलिटी है ऑनलाइन ट्रांसफर की जो यूएसएसडी के माध्यम से भी किए जा सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा जिसको बोलते हैं, अगर किसी के हाथ में वो वाला मोबाइल है जिसमें बटन वाले मोबाइल हैं, जिसमें नेट वगैरह नहीं है, तो टेक्स्ट मैसेज करके यूएसएसडी *99# लगा के भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसकी लिमिटेशन 5,000 है। इसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब अगर थोड़ा सा एक जरा हम लोग कंपेयर कर लें, बेसिस कंपैरिजन कर लें, तो आप देखेंगे कि जो एनईएफटी है इसमें मिनिमम ₹1, आरटीजीएस मिनिमम ₹2, आईएमपीएस ₹1 का मिनिमम हो सकता है। पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन 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 होगा, लेकिन एनईएफटी आरटीजीएस का ऑफलाइन भी हो सकता है। अब मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू जो है वो आईएमपीएस का बढ़ा के, पहले 2 लाख था, इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया। तो आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट एनईएफटी में तो नो अपर लिमिट है, आरटीजीएस में नो अपर लिमिट है, लेकिन आईएमपीएस में अपर लिमिट है 5 लाख। ये परिवर्तन हुआ है, पहले ये 2 लाख था और इसको बढ़ा के जो है ये 1 या 2 महीना ही हुआ है, इसको बढ़ा के 5 लाख किया गया। तो सेटलमेंट टाइम जो होता है एनईएफटी का हाफ ईयरली होता है, हाफ आवरली होता है, हाफ आवरली आधे घंटे में। आरटीजीएस का रियल टाइम और आईएमपीएस का रियल टाइम होता है, ये बस अंतर है। आपको याद रखना है 5 लाख आईएमपीएस का लिमिट बढ़ाया गया है। चलिए अब बात करते हैं नच। नच फैसिलिटी आया, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो ये नच आया है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम। इसकी शुरुआत 2011 में की गई है और ये जो लॉन्च किया गया नच, ये एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन है टू फैसिलिटेट इंटर बैंक हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन विच आर रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर। ऐसे ट्रांजेक्शन जो हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हैं या रिपीटेटिव इन नेचर्स हैं, इनके लिए नच क्लियरिंग हाउस दिया गया। सपोज अगर आपने कहीं दूसरी बैंक से लोन लिया है और हर महीना आप उसको डेबिट कराना चाहते हैं, तो नच के साथ वो आप उसको कर सकते हैं, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस में जा सकता है और ये नच के माध्यम से होगा। तो नच एक ऐसी फैसिलिटी है, एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन है जिससे इंटर बैंक जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है और ऐसे ट्रांजेक्शन जो पीरियडिक नेचर के हैं और रिपीटेटिव नेचर्स के हैं, उनको जो है वो सेटल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सेटलमेंट। इसकी शुरुआत 2011 में किया गया है, इसको नच बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर अगर दूसरे बैंक के कस्टमर है, उसको आपने कोई फाइनेंस किया है तो नच मैंडेट लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करने के लिए, ईसीएस मैंडेट बोलते हैं ना। तो ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का एक जो सुविधा है, जो इंटर बैंक फैसिलिटी है, जिसमें रिपीटेटिव नेचर्स के, पीरियडिक नेचर्स के जो ट्रांजेक्शन है इसमें किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो नच सिस्टम किस तरीके से काम करता है। नच सिस्टम जो है उसका वर्क फ्लो किस तरीके से है। एक कस्टमर है जो नच मैंडेट सबमिट करता है ब्रांच में, तो ब्रांच में जब नच मैंडेट सबमिट करता है, ये जरूरी नहीं कि ब्रांच में, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ये सबमिट कर सकता है। और सबमिट करने के बाद ये जैसे कोई पॉलिसी पे करना है और इसका मैंडेटरी जो होता है महीने महीने का ईएमआई पे करना है, ये सब नच मैंडेट में है। तो उसका जो फाइल करने के बाद वो नच वाला जो ब्रांच है, वो ब्रांच उसको रजिस्टर करता है और उसको जो है अप्रूव करके स्पॉन्सर बैंक के पास भेज देता है। और वहां पर वो डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं किसके पास, क्योंकि वो किसी बैंक में अकाउंट रखता है, वहां पर वो वेरीफाई होने के बाद वो डॉक्यूमेंट मैंडेट जो है एनपीसीआई सर्वर में चले जाते हैं और उसके बाद नच सेंटर में चले जाते हैं। और जब नच सेंटर में चले जाते हैं तो वहां से फिर वो अकाउंट जो है वो डेबिट होता है। आप सबमिट करेंगे बैंक में, बैंक में सबमिट होने के बाद वो आपके अकाउंट से लिंक्ड होके वो स्कैन कॉपी जो है एनपीसीआई के पास सबमिट करता है, और ये आपके बैंक की जवाबदारी है कि वो उसको वहां पर एनपीसीआई में दर्ज करे।
और एनपीसीआई का उनको पोर्टल का एक्सेस दिया रहता है, उसके यूजर आईडी रहते हैं, वहां पर वो जाके उसको ऐड कर देते हैं, मैंडेट को ऐड करने के बाद वेरीफाई कर देते हैं, और वो वेरीफाई करने के बाद एनपीसीआई को जो है डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। जब एनपीसीआई सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेट मिल जाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर प्रीमियम जो है डिडक्ट होते रहता है, और वो प्रीमियम डिडक्ट होके कस्टमर से बैंक से डिडक्ट होता है, और जहां पर उसको मैंडेट दिया गया है वहां पर वो क्रेडिट होता रहता है। ये नच का पूरा वर्क फ्लो है, और ये आप सभी जो है अच्छी तरीके से जान भी रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं नया जो सीटीएस, सीटीएस चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, और इसके बारे में अभी भी सवाल काफी पूछे जा रहे हैं सीटीएस के बारे में। तो सीटीएस लॉन्च किया गया 2011 में, और नच भी लॉन्च किया गया 2011 में, और दोनों का जो ऑपरेटर है वो एनपीसीआई था, नेशनल एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये जो सीटीएस है, सीटीएस जो इसकी शुरुआत की गई ताकि जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है उसका मूवमेंट ना हो। सपोज हमारे ग्राहकों की संख्या बहुत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और सारे ग्राहक अगर फिजिकल पेपर में डील करेंगे, फिजिकल पेपर मूव करेगा, तो उसमें जो है बहुत दिक्कतें आती थी, सेटलमेंट में बहुत देरी लगता था। उसी को हटाते हुए फिजिकल पेपर को इलेक्ट्रॉनिक इमेज के माध्यम से भेजने के साथ सेटलमेंट करने वाली जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम इज द प्रोसेस टू स्टॉपिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक। ये फिजिकल मूवमेंट जो चेक होते हैं उनको जो है रोकने के लिए ये चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम किया गया। ट्रांजैक्शन का मतलब कन्वर्जन ऑफ ए फिजिकल चेक इनटू इलेक्ट्रॉनिक इमेज, किसी भी फिजिकल चेक को अलग इलेक्ट्रॉनिक इमेज में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सीटीएस। सीटीएस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम फिजिकल मूवमेंट को जो है वो रोक लेते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाते हैं, और उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज को जो है आप भेजते हैं, जो उसका ड्राइव बैंक है, और उसका ड्रॉयर बैंक है, और ड्रॉयर बैंक उसको जो है वो पे करते हैं। तो इसका प्रोसेस अगर देखेंगे तो जो ड्रॉयर है, ड्रॉयर चेक जारी करता है, ड्रॉयर मतलब जिसका खातेदार है जो चेक काटा है, तो ये ड्रॉयर है। यहाँ पर ड्रॉयर के पास चेकबुक है, चेकबुक बैंक ने दिया हुआ है, वो ड्रॉयर किसी को भुगतान करता है, किसको, पेई को भुगतान करता है। अब पेई को जो भुगतान करता है तो वो जो चेक है, वो चेक जो है पेई जो है अपने बैंक में जमा करता है। जब अपने बैंक में जमा करता है तो अपना बैंक में वो जो फिजिकल चेक है वो स्कैन होके क्लियरिंग हाउस में चला जाता है। स्कैन होके फिजिकल जो चेक है वो उनके सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच में रह जाता है, और वो स्कैन होके इलेक्ट्रॉनिक इमेज होके क्लियरिंग हाउस में जाता है, फिर क्लियरिंग हाउस में सेटल्ड होके ये ड्रॉई के पास जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है सीटीएस में। सीटीएस क्या प्रोसेस है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इमेज को मूव किया जाता है और सेटलमेंट किए जाते हैं। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम उसको कहते हैं। इसकी शुरुआत 2011 में किए गए, इसका ऑपरेटर भी एनपीसीआई है। अब ये जो चेक सिस्टम को जरा और अच्छे से समझ लेते हैं, चेक सिस्टम कैसे सीटीएस सिस्टम काम करता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रक्रिया दी गई है। पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ चेक फ्रॉम कस्टमर बाय द बैंक ब्रांच। पहले दो जितने भी हैं, आजकल क्या ड्रॉप बॉक्स दे दिए गए हैं, कलेक्शन के जो बॉक्स दिए गए हैं वहां से सारे चेक कलेक्ट किए जाते हैं। फिर उन जो चेक्स को है, सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच होता है, हर बैंक का एक सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच। वैसे तो अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी बैंक में ये सीटीएस जो स्कैनर है, सीटीएस स्कैनर लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है, तो सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच भेजने की भी नहीं जरूरत है। पहले क्या होता था, सभी बैंक ब्रांचेस में सीटीएस स्कैनर नहीं था, जिसकी वजह से वो सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच में भेजते थे। वहां से वो जो फिजिकल चेक है वो स्कैन होके इलेक्ट्रॉनिक इमेज में चला जाता था, फिर उसको क्लियरिंग के लिए आगे उसका रिलेवेंट डाटा बैच बना के भेजा जाता था क्लियरिंग हाउस में। तो अभी क्या किया गया है, हर ब्रांचेस में सीटीएस स्कैनर जो है लगाए गए हैं, और उनको जो है सीटीएस क्लियरिंग के लिए इनेबल्ड किया गया है। तो जैसे ही ग्राहक जो है कलेक्शन बॉक्स में जो है चेक डालता है, चेक कलेक्ट करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज में चेंज करते हैं, और उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज में चेंज करते हुए उसको जो है भेजा जाता है अपने सर्विस बैंक ब्रांच में, और वहां से इकट्ठा होकर बैंक जो है उस सारे डाटा को क्लियरिंग हाउस इंटरफेस में भेजता है,
और क्लियरिंग हाउस इंटरफेस से जो है वो सेटलमेंट अमाउंट जो है एसेस किया जाता है और डिटरमाइंड होता है। अगर उसमें अमाउंट बैलेंस है तो वो एक्सेप्ट होता है, और अगर बैलेंस नहीं है तो वहां पर वो रिजेक्ट होके आता है। तो एक्सेप्ट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है और सेटल हो जाता है, और अगर बैलेंस नहीं है तो फिर रिटर्न हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है सीटीएस की। तो सीटीएस के लिए दो मुख्य बातें, एक तो चेक टंक्शन सिस्टम है जहां पर फिजिकल चेक को इलेक्ट्रॉनिक इमेज के रूप में और उसको मूव किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक को, और जो फिजिकल चेक है उसको स्टॉप किया जाता है, जहां पर स्कैन हुआ है उसकी जवाबदारी है वहीं पर रहेगा। अब रही बात दूसरी बात कि हर ब्रांच में सीटीएस स्कैनर लागू किया गया है, और 30 सितंबर में, आई थिंक 30 सितंबर 2021 के से ये सभी बैंकों से सर्टिफिकेट भी लिया गया है आरबीआई से कि आपने सीटीएस स्कैनर जो है इंस्टॉल कर दिया गया, ताकि जो ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल सके और उनका फास्ट क्लियरिंग सिस्टम हो। इसको बोलते हैं सीटीएस। अब बात करते हैं, ये जबरदस्त है ना, आधार। आधार जो पेमेंट सिस्टम आया ना, ये कमाल की क्रांति कर दिया। एईपीएस, एईपीएस जाना माना नाम है, और एईपीएस आया 2016 में, है ना। जबरदस्त बात, आधार क्रांति आ गया। एईपीएस आने के बाद जो बीसी बीसी वाला सिस्टम आपने पढ़ा होगा, बीसी में, है ना। तो बीसी लोग सब सारे आधार से पेमेंट कर लेते हैं। एक छोटा सा उनके पास हैंड होल्डिंग मशीन रहता है, वहां पर अंगूठा लगाए और फिर उसके बाद उनका अकाउंट डेबिट हो गया, उनका अकाउंट क्रेडिट हो गया, खाते को ओपन हो जाता है, सारा चीज हो जाता है। सो ये जो सिस्टम किया गया उसको बोलते हैं एईपीएस। एईपीएस का फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और इसकी शुरुआत की गई थी जनवरी 2016 में, लॉन्च किया गया जनवरी 2016 में। इसका ऑपरेटर है एनपीसीआई, जिसका ऑपरेटर है एनपीसीआई। और ये आधार इनेबल सिस्टम जो है आधार कार्ड में उस जो कस्टमर को रिकग्नाइज कर देता है, उसके जो ट्रांजेक्शन को एथराइज कर देता है उसके फिंगरप्रिंट के माध्यम से, और बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है माइक्रो एटीएम के माध्यम से बीसी जो है उनको आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उनको प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम को बोलते हैं आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। कहने का तात्पर्य है, जगह जगह जो कियोस मशीन्स होते हैं या बिजनेस कोरस्पोंडेंट जो होते हैं जो बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, उनके पास अगर कोई कस्टमर जाता है तो वो अपने आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भुगतान जो है पा सकता है। ऐसे जो पेमेंट सिस्टम को बात करें तो उसको बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं यूपीआई की। तो आधार इनेबल कब आया? ये 2016 में। अब यूपीआई, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, क्या कहते हैं? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, और ये भी जबरदस्त क्रांति लेके आया। यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है, इसकी शुरुआत की गई अगस्त 2016 में, और अगस्त 2016 में इसका ऑपरेटर है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये पीयर टू पीयर फंड ट्रांसफर फैसिलिटी है विद इन इमीडिएट मनी ट्रांसफर थ्रू 24/7/365। तो पूरे एनीवेयर, एनी टाइम और एवरीवेयर, मतलब किसी भी समय, कहीं भी, जब भी मर्जी लगे, आप पैसा भेज दीजिए यूपीआई के माध्यम से, स्कैन करके भेज दीजिए। तो ये एक क्रांति लाया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको यूपीआई कहते हैं। और अभी इनके ट्रांजैक्शन की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। अभी आप देखे होंगे कि चेक का चलन बिल्कुल कम जैसा हो गया, नहीं के बराबर, है ना। और फिर उसके बाद एटीएम का भी ट्रांजैक्शन कम हो गया है, अब ज्यादातर जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गए, यूपीआई क्रांति हो गया। तो यूपीआई लॉन्च ऑन अगस्त 2016, ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई। It's provide the fund transfer peer-to-peer facility with immediate money transfer through mobile. भीम ऐप सपोर्ट मल्टीपल बैंक्स अकाउंट इन ए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। एक भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, और इस एप्लीकेशन में सुविधा दी गई है, उसको इंटीग्रेटेड किया गया है कि एक ऐप में आप बहुत सारे बैंकों के अकाउंट जो है वो आप उनको एक्टिव कर सकते हैं और उनसे लेन देन कर सकते हैं, है ना। कितनी बढ़िया बात। एक मोबाइल होगा आपका, उसमें ऐप होंगे, मोबाइल ऐप, भीम ऐप, और उसके माध्यम से अगर 4 बैंकों में खाता है तो उन चारों बैंकों के अकाउंट्स को आप उसमें इंटीग्रेटेड कर सकते हैं और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। सो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है एक जबरदस्त क्रांति लाने वाला समय रहा।
2016, और अभी जोरदार तरीके से इसका अभी लेन देन चल रहा है। ये स्कैन एंड पे सिस्टम में काम करता है, वेरीफाई करता है यूपीआई आईडी, इसमें एक यूपीआई आईडी रहता है, फिर यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद अभी यूपीआई पिन दोगे और अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, एसएमएस चला जाएगा, है ना। तो ये जो है शानदार तरीके से पेमेंट ट्रांसफर का मोड है। अगस्त 2016 में शुरुआत हुई थी। एनपीसीआई इसको ऑपरेट करता है 24/7 365 डेज। और ये जो है भीम ऐप की बात करें, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसमें एक ऐप में मल्टीपल बैंक अकाउंट को आप लिंक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनईटीसी। एनईटीसी जो है 2016 में आया, ये भी बड़ी क्रांति लेके आया। ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। आप देखे होंगे, आप सफर करते हैं जगह जगह, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं, आपके लिए एकदम फास्टैग फास्टैग मोड रहता है, जहां से स्कैन होके आपके जो कार की स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड लगा रहता है, और एक कोड के माध्यम से जो है आप का पेमेंट हो जाता है। तो इस सिस्टम को बोला जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। जो भी भारत में टोल हैं वहां पर जो एक क्यूआर कोड जनरेशन के माध्यम से इंटर ऑपरेबल नेशन वाइड टोल पेमेंट कलेक्शन जो सॉल्यूशन दिया गया, ये एनपीसीआई द्वारा एक बड़ा इंटीग्रेशन किया गया कि फास्टैग को जो है वहां पर लिंक किया गया आपके बैंक अकाउंट के साथ, और जो भी एक्वायरिंग बैंक है उनके साथ ये इंटीग्रेशन किया गया कि जो भी टोल में जो पेमेंट रिक्वायरमेंट होंगे उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फंड ट्रांसफर इंटर ऑपरेबल नेशन वाइड टोल पेमेंट ऑप्शन दिया, जिसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। आप देखिए ना, आपका खाता डिफरेंट बैंक में होता है, लेकिन आप जब जाते हैं वहां पर टोल में तो आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है, फिर वो टोल का अमाउंट भी जो है वो इंटीग्रेटेड रहता है। तो कितना इंटीग्रेशन किया गया है कि आपका स्कैन होते ही आपकी गाड़ी के हिसाब से आपका जो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, और एक्वायरिंग बैंक के माध्यम से वो जो आके सेटल हो जाता है। तो ये भी एक क्लियरिंग हाउस जैसा सिस्टम है, क्योंकि दूसरा बैंक डेबिट हो रहा है, दूसरा बैंक क्रेडिट हो रहा है, फिर वो उसमें कार के हिसाब से उसका रेट भी इंटीग्रेटेड हो रहा है। ये सेटलमेंट जो किया जाता है इसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। सो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन लॉन्च्ड ऑन 2016। ऑपरेटर एनपीसीआई है इसका, फॉर द इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन मार्केट। और ये इसकी शुरुआत किस लिए की गई, जो भी टोल में जाते थे आप, कितनी भीड़ लगी रहती थी, है ना, उसमें पेमेंट के लिए, चिल्लर के लिए। तो उन सब टोल इन मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक टोल इकट्ठा करने की जो रिक्वायरमेंट है, फिर वो टोल इकट्ठा होके फिर कई बार जो है उसको बैंक ले जाना पड़ता था, रास्ते में कहीं डकैती हो गई। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, टोलिंग रिक्वायरमेंट को अपग्रेड करने के लिए इंटर ऑपरेबल नेशन वाइड पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया गया, जिसको बोलते हैं एनईटीसी। सो एनईटीसी ऑफर्स एन इंटर ऑपरेबल नेशन वाइड टोल पेमेंट सॉल्यूशन इंक्लूडिंग क्लियरिंग हाउस सर्विसेज फॉर सेटलमेंट एंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट। सो ये क्लियरिंग हाउस सेटलमेंट है, और इसमें टोल कलेक्ट किए जाते हैं, और एक इंटीग्रेशन किया गया एनपीसीआई द्वारा, जिसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। अब जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, ये किस तरीके से स्विच काम करता है, इसको जरा इस वर्क फ्लो के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अब ये वर्क फ्लो देखिए, आपका वर्क फ्लो देखिए, यहाँ पर एक एक्वायरर बैंक है और एक ईश्वर बैंक है। ईश्वर बैंक उसे कहते हैं जहां पर खाते धारक का खाता होता है, उसको ईश्वर बैंक। तो ईश्वर बैंक को पहले समझिए। ईश्वर बैंक मतलब एक कस्टमर है जो ये एनईटीसी के माध्यम से वो भुगतान करता है या सफर करता है, तो टोल में उसका खाता जो है डेबिट होता है। तो सबसे पहले जानिए ईश्वर बैंक। ईश्वर बैंक मतलब जिस बैंक के साथ उसका खाता है उसको बोलते हैं ईश्वर बैंक। अब एक्वायरर बैंक, एक्वायरर बैंक वो होता है जो उस टोल नाके में, उस टोल नाके में वो सिस्टम लगाया है, उसको एक्वायरर बैंक बोलेंगे। ठीक है, ये तो सफर करने वाला बंदा है ईश्वर बैंक, मतलब जो गाड़ी में सफर कर रहा है उसका खाता है मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो स्टेट बैंक जो है ईश्वर बैंक होगा। अब यहाँ पर जो एक्वायरर बैंक होगा, सपोज टोल नाका में गया, वहां पर एक्सिस बैंक ने अपना सिस्टम लगाया हुआ है सारा, तो वहां पर एक्सिस बैंक एक्वायरर बैंक होगा।
और जब इसकी गाड़ी गुजरेगी तो अकाउंट डेबिट होगा इश्योर बैंक का, लेकिन एक्वायरर बैंक के पास जाएगा और एक्वायरर बैंक के बाद फिर ये सेटलमेंट होगा। और टोल नाका से सीधे ये गाड़ी दिखिए, गाड़ी कार से आप इधर आए, कार से आए तो ये कहाँ गएगा, कार से आके टोल नाके में गए तो ये एक्वायरर बैंक आएगा। ये बैंक वाला क्योंकि किसी भी बैंक का ग्राहक हो सकता है, तो एक्वायरर बैंक के पास गया, एक्वायरर बैंक से क्या है सिग्नल स्विच सिस्टर बैंक के पास जाता है, वहां से डेबिट होके सेटल हो जाता है। तो ये एनईटीसी का इलेक्ट्रॉनिक का ये वर्क फ्लो है। तो ये जो है फास्ट मोड पे होता है टोल कलेक्शन के लिए, इसको बोलते हैं एनईटीसी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो ये हुई बात। अब बात करते हैं ये बीबीपीएस। बीबीपीएस बीबीपीएस एक जबरदस्त भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई जुलाई 2017 में, और इसका ऑपरेटर भी एनपीसीआई है। तो आप देखे होंगे जब आपका 2010 में ये आईएमपीएस की शुरुआत की गई, उसके बाद एनपीसीआई जो है लॉन्च हुआ, अम्ब्रेला सिस्टम ऑफ पेमेंट बिल्स। तो सभी पेमेंट सेटलमेंट और बिल सेटलमेंट के लिए जो शुरुआत की गई वो शुरुआत की गई एनपीसीआई के माध्यम से। और लगातार एनपीसीआई जो है अभी बहुत ही शानदार तरीके से डिजिटल क्रांति सर्विस, डिजिटल सर्विसेज जो है ग्राहकों को प्रोवाइड कराते में जो है अभी अग्रसर है। तो इसी कड़ी में भारत बिल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया जुलाई 2017 में। और भारत बिल पेमेंट सिस्टम जिसमें क्यूआर कोड माध्यम से आप किसी को भी जो बिल, कोई भी बिल पे कर रहे हैं, आप जगह जगह देखे होंगे क्यूआर कोड रहता है। तो अम्ब्रेला सिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ बिल्स, अम्ब्रेला सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ बिल दिया गया, ऐसे क्यूआर कोड दिए गए जो आपके अकाउंट को इंटीग्रेटेड रहते हैं और इसको स्कैन करके सीधे पेमेंट किया जा सकता है। और ये बहुत सिक्योर ट्रांजेक्शन होते हैं और सीधे जो है आपके सेटलमेंट हो जाते हैं। तो ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम है। अभी बैंकों ने बहुत सारे इंटीग्रेशन किए हैं जिनमें करंट अकाउंट होल्डर को क्यूआर कोड दे रहे हैं, क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और अपने पेमेंट जो है वो ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो भारत बिल पेमेंट सिस्टम इज ए अम्ब्रेला सिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ बिल्स विच इज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 2017 ऑन ऑपरेटर इज एनपीसीआई। तो ये सारे सिस्टम जो हैं अभी हमने चर्चा की, जिसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक तौर से हम ग्राहकों को जो है सुविधाएं साझा कर रहे हैं और विस्तारित कर रहे हैं। और ये जो बीबीपीएस है ये किस लिए काम आता है, जो भारत बिल पेमेंट जो है मोबाइल पोस्टपेड बिल, लैंडलाइन बिल, ब्रॉडबैंड बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब देखे होंगे जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम में अगर आपने ये रजिस्टर कर दिया, आपके बिजली बिल को रजिस्टर कर दिया, सपोज बिजली बिल को रजिस्टर कर दिया, तो होता क्या है कि अगले महीने जैसे ही आपका बिल ड्यू होगा, अगले महीने जैसे ही आपका बिल ड्यू होगा तो वो पूरा फिर उसका आपका रिमाइंडर देता है, नोटिफिकेशन देता है। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है आपके सारे बिलों के भुगतान को याद रखता है और उनके बिल के साथ, सोचिए आप इलेक्ट्रिसिटी का एक उपभोक्ता हैं तो आपका बिल कितना आ रहा है उससे इंटीग्रेटेड हो जाता है। वो एक बार रजिस्टर करेंगे तो उनका जो फाइनेंशियल स्विच को यूज करता है, उनके जो स्विच को यूज करके उनके बिल को जान लेता है और आपको नोटिफिकेशन देता है, आप पे करते हो, सीधे वहां चला जाता है और सेटलमेंट हो जाता है ना। जबरदस्त बात। आप सोचिए बिजली बिल, मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट का बिजली बिल है, उनके बिल को आपके इस ऐप के माध्यम से आपके बिजनेस पार्टनर नंबर जो है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, बिल के डिटेल्स उसमें साझा कर दिए जाते हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको रिक्वेस्ट आ जाता है, आप पे करते हो, सेटल हो जाता है। तो कितना काम आसान कर दिया है ना। पहले आप काउंटर में जाके लाइन लगा के बिल पे करते थे, अब यहाँ चुटकी में घर में बैठे ही बिल पे कर लेते हैं। तो ये तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जो सिस्टम है, जो मुख्य तौर पे इनको हम लोग समझ पाए। और इसके बाद एक क्रांति और है जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो भी बनाया हूँ, उसको बोलते हैं आईसीसीडब्ल्यू। आईसीसीडब्ल्यू उसको क्या बोले, आईसीसीडब्ल्यू। अब वो आईसीसीडब्ल्यू जो है वो क्या है, इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सिस्टम। मतलब एटीएम में आपको एनपीसीआई को कहा गया है कि उसमें इंटीग्रेशन कर दें और जो यूपीआई के इंटरफेस हैं उसको उसके साथ जोड़ दें। नेशनल फाइनेंशियल स्विच और जो एटीएम ऑपरेटर हैं उनके स्विच को जोड़ दिया जाए, ताकि अगर कोई ग्राहक
अगर एटीएम कार्ड नहीं लाया है और एटीएम मशीन के पास गया तो वो क्यूआर कोड से या यूपीआई के माध्यम से अपने ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट कर देगा और कैश निकाल देगा। है ना क्रांति, ये 2021 में या अभी 2022 में ही लॉन्च हुआ है। ये रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, बैंकों को कहा है कि ये सुविधा जो है बहुत जल्द चालू करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़े हैं। आशा करता हूं कि आपको समझने में आसानी हुई होगी और इससे जुड़े हुए कोई सवाल आएंगे तो आप जो है इसको सही कर पाएंगे। इसमें जो ताजा परिवर्तन हुआ है वो आईएमपीएस के मैक्सिमम ट्रांजैक्शन पे हुआ है, जो 2 लाख था उसको बढ़ा के 5 लाख किया गया। बाकी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के आपके ट्रांजैक्शन लिमिट है आप अपने अपने बैंक के थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे यूपीआई का 40,000 है, तो अलग अलग जो है अभी तो इतना कस्टमाइज कर दिया गया है कि आप अपने सारे ट्रांजैक्शन को खुद ही आप उसमें एक लिमिट दे सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में और कैसे कैसे साल दर साल नए नए सिस्टम आए सीरियल वाइज बताने की हमने कोशिश की है, और ये आपके आने वाले प्रमोशन एग्जाम में काफ़ी मददगार होगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह सीखते रहिए, छोटे छोटे टॉपिक से लेके हम लोग ऐसे सीखते रहेंगे और अपने आप को मजबूत और आश्वासित बनाते रहेंगे, ताकि आने वाले जो प्रमोशन एग्जाम में हमको सफलता मिल पाए। चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब हम मुलाकात करेंगे कल नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ आपकी सकुशलता और सफलता के की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।